नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। एक विषय सामने आया, एस जयशंकर और जो हमारे यहाँ का बड़ा मंदिर अक्षरधाम का है, उसके प्रमुख स्वामी जी महाराज और कुछ लोग एम्बेसडर जो भारत में सीरिया से आए हैं और ऐसे विदेशों के कुछ लोगों के साथ गल्फ कंट्रीज डे मना रहे थे, यानी कि खाड़ी देशों का दिवस। हालांकि खाड़ी के सभी देश लगभग अलग अलग दिनों को अपना राष्ट्रीय पर्व मानते हैं या नेशनल डे मानते हैं, लेकिन फिर भी एक सामूहिक खाड़ी डे मनाया जाता है जिसको भारत भी मना रहा था। उसमें एस जयशंकर जी को बुलाया गया और वो अपना वक्तव्य दे रहे थे। कहते कहते वो ऐसा कह गए कि एक मिरेकल होता है, लेकिन जब दो मिरेकल एक साथ होते हैं तो वो मोर देन वन मिरेकल, मोर देन मिरेकल होता है। यानी कि उन्होंने कहा कि मिरेकल कभी कभी होता है, लेकिन जब एक साथ दो मिरेकल हों एक ही संस्था के द्वारा हों तो फिर वो कुछ ज़्यादा ही महत्व रखता है। मामला ये था कि खाड़ी के कंट्री, खाड़ी के देश जो कभी दो देश या एक देश हुआ करता था, मैं अगर बात कहूँ तो टर्किश अम्पायर और कुर्दिश अम्पायर हुआ करती थी, और कुर्दिश और टर्किश अम्पायर ने पूरे विश्व में आतंक मचाकर रखा हुआ था, और इतना आतंक मचाकर रखा था कि वो क्या नहीं करते थे। कारण ये हो सकता है कि उस समय वहाँ पर कुछ निजातें चीज़ें नहीं हुई थी और उनके पास सिर्फ एक साधन जो उनके देशों की इकोनॉमी चलाने का था, बच्चों को भोजन करवाने का था, वो था कि लूट डालो, दूसरे कंट्रियों पर हमला करो और हमला करके वहाँ से धन उगाई करके और अपना खर्चा चलाओ। इसलिए अगर हम बात करते हैं मध्यकाल की, तो मध्यकाल में खाड़ी में कुछ होता नहीं था। तेल का इजाद तो अभी कुछ वर्षों पहले ही हुआ है, मतलब अभी 20वीं सदी में ही हुआ है। तो खाड़ी में जब तेल उगना शुरू हुआ, तेल निकलना शुरू हुआ, पहचान हुई कि यहाँ पर तेल है, तो फिर उसकी इकोनॉमी अपने आप तेल आधारित हो गई। लेकिन उससे पहले की जो पूरा रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी है, वो रिलीजियस कॉन्सेप्ट अपने लोगों की सुरक्षा करो, उसके लिए नियम बनाओ, उन नियमों से अपने लोगों की सुरक्षा करते हुए बाकी संसार को काफिर मानो और उनको लूटने पाटने हत्या करने में भी कोई समस्या नहीं। ये कॉन्सेप्ट रहा, और उन लोगों के बीच में भी अपने लोग तैयार करो जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को मानते हो, और उन लोगों के माध्यम से उन देशों की ज़मीनों के ऊपर, उनके राजाओं के ऊपर और उन पर अपना प्रभाव छोड़ो, और वहाँ हो सके तो परमानेंटली उनकी मदद से लूट डालकर धन लेकर आओ, नहीं तो फिर वहाँ पर बैठ जाओ। ये सब कुछ हुआ। उस समय एशिया में जो आतंक मचाया वो सब जानते हैं। भारत भी उससे अछूता नहीं रहा था, क्योंकि भारत में भी आक्रांताओं के हमलों के बाद आक्रांताओं ने सत्ताएं स्थापित की, और सत्ताएं स्थापित करके भारत में भी अपने लोग तैयार किए जो अभी भी हैं। खैर, मैं बात कर रहा था कि उन खाड़ी कंट्रियों में जिनका बेस, जिनके गठन का बेस ही रिलीजन हो। मैं आपको बता दूं कि सभी देशों के अपने अपने गठन का एक मानसिकता होती है, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे यूएस की बात करते हैं तो वो गठित रिलीजन के आधार पर नहीं होता, वो गठित क्षेत्र के आधार पर नहीं होता, वो इकोनॉमिक आधार पर, शक्ति के आधार पर गठित होता है। इसलिए जब यूएसए की बात हम करते हैं तो यूएसए में 38 देशों का समूह है। 13 वो देश, 13 वो स्टेट जो कि स्पेन से और ब्रिटेन से स्वतंत्र करवाए थे। बाकी के 37 एक एक करके उनके साथ इकोनॉमिकली बाइंडिंग अप करते चले गए, और बढ़ते बढ़ते यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी केंद्र के पास 3 शक्तियां हैं, बाकी राज्यों के पास अपना संविधान है, राज्यों के पास अपना सुप्रीम कोर्ट होता है, और हर राज्य अपने संविधान को मानने के लिए बाध्य है। वो और केंद्र के साथ उसकी ट्रीटी है। उस ट्रीटी को, मतलब राज्य और केंद्र के झगड़ों को ही या राज्यों के झगड़ों को सॉल्व करने के लिए उनके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस है, जिसमें सिर्फ 7 जज होते हैं। बाकी सभी राज्यों के पास अपना सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी कि सभी देशों के पास अपना सुप्रीम कोर्ट होता है। तो वो इकट्ठे होते हैं इकोनॉमी के आधार पर। अगर हम चले आते हैं किसी न किसी प्रकार से यूरोप में, तो यूरोपियन कंट्रीज
का एक अपना फार्मूला है कि दूसरे देशों की इकोनॉमी से अपना भरण पोषण करो और कुछ नए नए कॉन्सेप्ट निकाल कर उन देशों को दो, उनको इन्फ्लुएंस में लो और उन देशों की इकोनॉमी को अपनी इकोनॉमी के साथ मिला लो और पॉलिटिकली उनके साथ गेम करो। वो तब भी करते थे। स्पेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड या हम इटली की बात करें, सारे देशों के उपनिवेशवाद बरकरार था। इसीलिए इंटरनेशनल भाषाओं में भी फ्रेंच, इंग्लिश और स्पेनिश है, क्योंकि यूएसए जो आज का है उस पे भी स्पेन, आधे पर स्पेन का कब्जा था और आधे पर ब्रिटेन का कब्जा था। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कितना किसका पोर्शन था, लेकिन वो दूसरे देशों पर अपना किसी न किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस में लेकर नई नई चीजें गढ़कर, जैसे योगा को वो एरोबिक गढ़कर आपको दे देंगे, कॉपीराइट आपकी फाइलों पर ही कॉपीराइट ले लेंगे, वो आपको दे देंगे। आपके यहाँ जो आयुर्वेदा है उस पर वो कॉपीराइट ले लेंगे, आपको दे देंगे। उस पर नई नई चीजें गढ़ेंगे, अपने यहाँ यूनिवर्सिटियां खोलेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपकी टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाएंगे तरीका बदलकर, और फिर आपसे धन वसूलेंगे और अपने लोग तैयार करके आप ही के देश में भेजेंगे। वो जमीन से उठकर चीफ जस्टिस भी बन जाते हैं, जमीन से उठकर फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं, वो भारत में आंदोलनकारी बन जाते हैं, वो भारत में तमाम तरह के अवार्ड लेकर मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। ऐसा भारत में नहीं, पूरे विश्व में वो चलाते हैं। तो वो इकट्ठे होते हैं पॉलिटिक्स के आधार पर, और चूंकि पॉलिटिक्स जोड़ती नहीं है, पॉलिटिक्स तोड़ती है। राष्ट्र धर्म जरूर जोड़ता है, लेकिन जब हम राज्य धर्म की बात करते हैं तो फिर वो तोड़ती है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपनी महत्वाकांक्षा होती है। यही कारण है कि एक यूरोप कितने सारे कंट्रियों में टूटकर खड़ा हो गया। खाड़ी की जब हम बात करते हैं तो वो एकत्र होते हैं अपनी वही लूटपाट की पॉलिटिक्स जो उनकी रही होगी कभी, और उसके अलावा रिलीजन जो उनका बेस है एक दूसरे को जोड़ने का, वो है रिलीजन। रिलीजन का मतलब है कि वो जिस एक किताब को मानते हैं, किताब को प्रपादित करने वाले व्यक्ति को मानते हैं, और वही अंतिम है। उस पर क्रिटिसाइजेशन नहीं हो सकता, उस पर प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता, उसकी एनालिसिस नहीं हो सकती। उस पूरे ग्रंथ की या पूरे सिस्टम की आप एनालिसिस कर ही नहीं सकते। वो इंटरप्रिटेशन भी करेंगे तो सब अपने हिसाब से करेंगे, और आप अगर ज्यादा उसकी एनालिसिस करने लगेंगे तो सरतन से जुदा होने लगेंगे। यानी कि उनको उस बात के आधार पर ही संसार पर शासन करना है, और संसार पर वो प्रिवेल करना चाहते हैं, कोर्सिव नेचर से करना चाहते हैं। ये उनका स्वभाव है। चूंकि ऐसे स्वभाव उनका है, तो इसके बाद भारत का निर्माण कैसे होता है? भारत का निर्माण राष्ट्र के आधार पर होता है, संस्कृति के आधार पर होता है। इसलिए भारत के लोग देश पर कम और राष्ट्र पर ज्यादा चर्चा करते हैं। राष्ट्र भूमि के टुकड़े, भूमि एक बेस होता है, और उसके ऊपर संस्कृति जो पूर्वजों के द्वारा किए गए कृत्यों को आगे बढ़ाकर भविष्य में एकजुट होकर चलना, उन फिलॉसफीज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र के विषय में सोचना, वही भारत को राष्ट्र बनाता है। और यही कारण है कि भारत में विविधता होते हुए भी, यानी कि भारत में हम बात कहें तो इतनी सारी भाषाएं किसी एक देश में छोड़ दीजिए, कॉन्टिनेंट पे भी नहीं मिलती, इतने सारे रंग रूप नहीं मिलते, इतनी सारी जलवायुएं नहीं मिलती, इतने सारे प्रकार की जमीन नहीं मिलती, काली, नीली, पीली, पता नहीं कौन कौन सी मिट्टी, और पहाड़ से लेकर समुद्र सब कुछ भारत में है। 5 मील पर बानी बदले 1 मील पर पानी, यानी कि हमारे यहाँ कहा जाता है पर माइल पानी बदल जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है, और 5 माइल्स पर हमारे यहाँ या 3 माइल्स पर हमारे यहाँ भाषा बदल जाती है। आपको ये आप कोई भी आप हैं जो भी सुन रहे हैं, तो आप अपने यहाँ से 5 मील यानी कि 8-10 किलोमीटर दूर देखिए तो आपको भाषा बदलती हुई दिखाई दे जाएगी कि कैसे भाषा बदल रही है। लेकिन फिर भी भारत एक है। भारत श्री राम के चरणों में है, भारत धर्म ग्रंथों के चरणों में है, भारत पुराणों के चरणों में है, भारत कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से वेदों के चरणों में है। यानी कि भारत का निर्माण न इकोनॉमी के आधार पर होता है, न रिलीजन के आधार पर होता है। भारत का निर्माण धर्म के आधार पर होता है, और जिसका मूल संस्कृति है, संस्कार हैं और उपयोगिता है। तो भारत अपने हिसाब से बनता है। तो भारत में जब रिलीजन को प्रमुखता दी ही नहीं हमने, इसलिए भारत में कितने रिलीजन कौन मानता है और उसकी उपासना पद्धति क्या है, इससे भारत में फर्क नहीं पड़ता।
जो कोई भी व्यक्ति अगर वो उपासना पद्धति मानता है कोई और, वो अपने आप को अहिंदू कह सकता है, लेकिन हम उसको अहिंदू नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि इस भूमि को जो मातृत्व स्वरूप में देखता है, इस भूमि की रक्षा करने के लिए जो अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, अपनी मां समान भूमि के साथ की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को अपने पूर्वजों की संस्कृति मानता है, अपने पूर्वजों को समान पूर्वज मानता है, सहोदर मानता है, ऐसा व्यक्ति भारतीय है। वो हमारे यहाँ की परिभाषा में आता। लेकिन जब वो ये मानना मना कर दे और कहे कि मेरे देवता तो बैतलहम में बैठे हैं, मेरे देवता तो यरूशलेम में बैठे हैं, मैं तो यरूशलेम को ही फॉलो करता हूँ, और मैं तो वो ये कहें कि वो व्यक्ति तो कहीं ना कहीं खाड़ी में ही अपने पूर्वज ढूंढता है, तो ऐसा मानने वाले व्यक्ति और भारत माता को मां न मानकर भूमि का टुकड़ा मानने वाला, भारतीय संस्कृति का विरोध करने वाला, ऐसे लोगों को भारत में स्वीकारता नहीं है। तो फिर आप ये देशों का निर्माण होता है। अब ऐसी स्थिति में जहां खाड़ी में धन प्रिवेल नहीं करता, जहां खाड़ी में संस्कृति प्रिवेल नहीं करती, जहां खाड़ी में मर्यादाएं प्रिवेल नहीं करती, जहां खाड़ी में पॉलिटिक्स प्रिवेल नहीं करती, जहां खाड़ी में सिर्फ रिलीजन प्रिवेल करता हो और रिलीजन के आधार पर आत्मघाती दस्ते बनाए जाते हों, रिलीजन के आधार पर मरने मारने को तैयार घूमते हों, सरतन से जुदा करने की बातें करते हों और तमाम तरह की प्रक्रियाएं चलती हों, ऐसी खाड़ी जो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन मानती हो और उस रिलीजन के विरोध में मूर्ति को भी वो दुश्मन मानती हो, मूर्ति भंजक का अपना स्वभाव बना रखा हो, मूर्ति पूजा करने वालों का विरोध करने वाले लोग हों, अग्नि की पूजा करने वालों की हत्याएं करने का मन बनाकर बैठे हों, ऐसे देश में मंदिर का निर्माण ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। मोदी जी के आने के बाद इसमें बड़ी तेजी आई। हालांकि ये नहीं कहा जाना चाहिए कि भारत में की खाड़ी में मंदिर नहीं थे, ये बात ठीक नहीं है। खाड़ी में मंदिर पहले भी रहे, जैसे बहरीन के एक श्रीनाथ जी टेम्पल की हम बात करते हैं, तो बहरीन का श्रीनाथ जी टेम्पल 1817 में बना था। ये श्रीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है। इसके अतिरिक्त हिंगलाज मंदिर यमन में, रामचंद्र जी मंदिर यमन में, और त्रिकमराज जी मंदिर यमन में। ये यमन में कई अलग अलग जगहों पर मंदिर पहले से बने हुए हैं। दुबई में मंदिर का होना और उस मंदिर को बाहर निकल कर आना, शिव एवं कृष्ण मंदिर दुबई में। अब दुबई का शिव एवं कृष्ण मंदिर, पहले जब इन मंदिरों का निर्माण हुआ था तो फिर ये घरों के अंदर, खाड़ी के देशों की खास बात यह है कि आप अपने घरों के अंदर अपनी रिलीजन बताइए, उनके राज्य का एक रिलीजन है, वो एक इस्लामिक कंट्री है। लेकिन इन मंदिरों को बना देने का मतलब ये होता है कि सार्वजनिक हो जाना, क्योंकि घरों में अपनी मूर्ति रखिए, घरों में अपनी पूजा करिए, बाहर रिलीजन के मत अपना फैलाइए, बाहर रिलीजन आपका दिखाई भी नहीं दे सकता। तो फिर आप सोच लीजिए कि वहां मंदिर बने तो रिलीजन तो सार्वजनिक हो जाएगा। ऐसे मंदिरों को बाहर निकालकर पूजा पाठ शुरू कर देना, मानी मोदी जी जब दुबई के प्रवास पर गए थे यूएई में, तो वहां पर वो एक छोटे से सन 1958 में वो मंदिर शायद बना था, उस मंदिर में उनकी विजिट अपने आप में ये बात कहती है। और फिर हिंदू समाज का वहाँ पर जाना, दुबई की सरकार जो वहाँ यूएई की सरकार है वो उसको अनुमति दे दे, मंदिर को सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ की अनुमति दे दे, तो ये एक भारत की उपलब्धि ही है। इसी प्रकार मस्कट ओमान में मोतेश्वर शिव मंदिर, खूब बड़ा सा, खूब मतलब छोटा मोटा नहीं, ओमान में बहुत बड़ा मोतेश्वर मंदिर बना हुआ है। अब बात यहां पर आती है कि दुबई में सिंधी गुरु दरबार टेम्पल, ये भी दुबई में ही है और लंबे समय से चल रहा है। लेकिन नए मंदिरों का अब ज्यादा चूंकि कट्टरता आ रही है, तो नए मंदिरों का निर्माण, अक्षरधाम मंदिर, तो अक्षरधाम आप छोटे मंदिर कोई भी बना सकते हैं, लेकिन अक्षरधाम मंदिर का मतलब तो आप समझते ही हैं, जिसको BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर कहते हैं।
तो उनको इन शॉर्ट अक्षरधाम मंदिर कहते हैं। हमारे यहाँ अक्षरधाम मंदिर पर इसीलिए हमला भी हुआ था। और अक्षरधाम मंदिर की अभी जब एस जयशंकर जी उसकी तारीफ कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि जो यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूक्रेन से जो लोग निकल कर आए, पोलिश बॉर्डर पर अक्षरधाम टेम्पल ने ही वहाँ रसोई बनाकर रखी थी। हजारों लोगों को वहाँ रोज भोजन करवाकर वहाँ से आगे जाने की व्यवस्था की जाती थी। यानी कि अक्षरधाम टेम्पल का वहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा भारतीयों को संभालने में। ऐसे स्वामीनारायण मंदिर का अबू धाबी में खुलना और बहरीन में खुलना, आप सोचिए अबू धाबी में अक्षरधाम मंदिर, आप में से जो कोई भी गया होगा हमारे देश में, तो अक्षरधाम मंदिर की खास बात यह है कि वो कई 100 एकड़ में बनता है। वो छोटा मंदिर नहीं होता है, कई 100 एकड़ में बनता है और बहुत बड़ी उनकी एक यात्रा वो बताते हैं। उसमें तमाम तरह की उसकी पार्किंग की व्यवस्थाएं अलग, मंदिर की व्यवस्थाएं अलग, देवी देवताओं के लिए अलग अलग मंदिरों का निर्माण। उसके अलावा वो सिनेमा हॉल उसमें बनाते हैं जिसमें स्वामीनारायण महाराज की कथा सुनाई जाती है। इसके अतिरिक्त वो नौका विहार के लिए बनाते हैं जहां भारत की संस्कृति को प्रचारित किया जाता है। तो ऐसे मंदिर का निर्माण, स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण अबू धाबी में होना मतलब चल रहा है। और इसके अतिरिक्त बहरीन में प्रपोज्ड है, उस पर जगह दे दी गई है, भारत सरकार से वार्ता हो गई है और वहाँ की सरकार ने खुले मन से स्वीकार किया। वहाँ जो प्रिंस हैं वो प्रिंस उनमें पार्टिसिपेट करने लगे हैं, वो सहयोग करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय, जैसे आपने सुना होगा कि सऊदी अरबिया में भारतीय संस्कृति को पढ़ाने के लिए वहाँ के सुल्तान ने या वहाँ के प्रिंस ने अपने सिलेबस में कहा कि जो विज़न 2020 बना रहे हैं या शायद 2030 विज़न बना रहे हैं, उसमें वो भारतीय संस्कृति को वहाँ पढ़ाएंगे, भारतीय देवी देवताओं को पढ़ाएंगे, भारत की संस्कृति, भारत का स्वभाव, भारत की जलवायु, भारत के विषय में वो बताएंगे। संसार का कोई सिलेबस उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, बाकी सब अपना रखा, लेकिन भारतीय संस्कृति को उन्होंने अपने सिलेबस का हिस्सा बनाया। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से इन मंदिरों के माध्यम से या नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद किस प्रकार से ये सब चलना शुरू हुआ। अब इसी कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसी कार्यक्रम में सीरिया के जो एम्बेसडर भारत में हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर बसम अल खातिब, डॉक्टर बसम अल खातिब, ये सीरिया के एम्बेसडर, उन्होंने कहा कि भाई सीरिया भी आतंकवाद से प्रभावित है। सीरिया तो कोई आज से आतंकवाद से प्रभावित नहीं, 1500 साल से लगातार सीरिया ही पूरी खाड़ी का जो भी गुस्सा निकलता रहा वो सीरिया पर निकलता रहा। तो वो कहते हैं यहाँ पर आकर कि भाई हम फॉरेन मिनिस्ट्री, भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बड़ा मैसेज दिया है और सभी को एक बड़ा मैसेज दिया है। और प्रमुख स्वामी जी महाराज जो कि शांति की बात करते हैं, जो सम्मान की बात करते हैं, जो प्यार की बात करते हैं और जो ह्यूमन काइंड की बात करते हैं, उसने हमको बहुत प्रभावित किया है और इसमें खाड़ी के मंदिरों, खाड़ी के लोगों को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि एस जयशंकर जी ने इस बैठक में ये भी कहा कि भाई जो G20 का सम्मेलन अगले साल हमारे यहाँ है, अगला वाला जो सम्मेलन भारत में होगा, उसका जो थीम रखी गई है वो वसुधैव कुटुंबकम है। अब वसुधैव कुटुंबकम का उन्होंने कहा कि इंग्लिश वर्जन, चूंकि इंटरनेशनली उसको कह रहे हैं, तो इंग्लिश वर्जन हमने रखा है वन अर्थ एंड एक भूमि, एक संरक्षण, एक शांति, ऐसे कुछ। तो उन्होंने उसके विषय में कहा कि भाई हमने ये थीम अब भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता से ही ली है, जो वसुधैव कुटुंबकम की सभ्यता है। 120 देशों में वो बताते हैं कि वर्चुअल मीटिंग वो होस्ट करने जा रहे हैं 2 दिन की। उसका नाम होगा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। इस समिट में भी 120 से ऊपर देशों को पार्टिसिपेट करना है और इन देशों के पार्टिसिपेशन में वो बताएंगे कि भारत क्या, भारत की पॉलिसी क्या, भारत क्या चाहता है, संसार में कैसे संसार को देखता है, भारत की दृष्टि क्या है और भारतवंशियों की दृष्टि क्या है। ये सब कुछ उन्होंने कहा कि हम संसार को बताना चाहते हैं। 3S की बात की, कॉन्फ्लिक्ट, कोविड और क्लाइमेट। 3P की बात की, पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। और कहा कि हमने जो वसुधैव कुटुंबकम है उसका इंग्लिश वर्जन वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर।
पूरे जमीन का एक एक भूमि है, एक ही हम सब परिवार हैं, वसुधैव कुटुंबकम है और इनका सबका एक सा भविष्य है। इसको देखते हुए भारत इसमें अग्रणी भूमिका में आने वाला है। भारत आगे बढ़ रहा है और भारत विश्व को संदेश देना चाहता है। जो विश्व गुरु भारत का संकल्प है वो हम संसार के युद्धों को समाप्त कर संसार को शांति कैसे स्थापित करें और कैसे सब मिलजुल कर चलें, इसका संदेश भारत देना चाहता है। जय हिंद, जय भारत।